कॉस्ट कर्व की। तो इसमें डेरिवेशंस, रिलेशनशिप और की डिफरेंस के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले कॉस्ट के कंसेप्ट के बारे में जानते हैं। देखो, एक तो होते हैं हमारे पास फैक्टर्स, ठीक है, एक होते हैं हमारे पास नॉन फैक्टर्स। अब फैक्टर्स इनपुट्स क्या होंगे, जैसे कि आप लेबर लगाते हो, ठीक है, उस लेबर को क्या देते हो, वेज देते हो, है, लैंड, जमीन, उस पे रेंट दिया जाता है, कैपिटल। अब कैपिटल पे क्या है, कैपिटल पे आप इंटरेस्ट देते हो, ठीक है, और एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो ये सभी फैक्टर्स इनपुट हो गए। और नॉन फैक्टर इनपुट्स होंगे, जैसे कि आप उसमें नॉन फैक्टर्स में जैसे कि आपको केक बनाना है, तो उसके लिए आपको आटा चाहिए या मैदा, बाद में कुछ और चाहिए। तो ये सभी के लिए आटा चाहिए, शुगर चाहिए आपको, फ्लावर, मैदा कह सकते हैं हम, ये चाहिए। आप सबको क्या करना है, ये नॉन फैक्टर्स है। तो फैक्टर्स और नॉन फैक्टर्स इनपुट्स लगाकर हम जो गुड्स बनाते हैं, उस गुड्स को बनाने के लिए जो अमाउंट आप स्पेंड करते हो उस इनपुट्स के ऊपर, उसे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ द आउटपुट, मतलब ये आउटपुट जो लेवल है उसका फंक्शन है। अब कॉस्ट के टाइप क्या हो सकते हैं, मनी कॉस्ट है, मनी स्पेंड फॉर प्रोडक्शन ऑफ ए कॉस्ट, मतलब आप एक गुड है, उस गुड्स के ऊपर जितनी मनी स्पेंड करते हो बनाने में, तो वो होगा आपका मनी कॉस्ट। रियल कॉस्ट क्या है, उस गुड को बनाने के लिए आपका मेंटल और फिजिकल एफर्ट लगता है, आपका सेक्रीफाइस लगता है, इसमें पेन लगता है, डिस्कम्फर्ट होता है, डिसयूटिलिटी मिलती है, उस सभी को रियल कॉस्ट के अंदर रखा गया है। अकाउंटिंग कॉस्ट में क्या आता है, अकाउंटिंग कॉस्ट में आता है कैश पेमेंट फॉर फैक्टर्स और नॉन फैक्टर इनपुट। आप जैसे कि सैलरीज देते हो या कुछ और, डिप्रिसिएशन, बुक कीपिंग रखना, बुक रखना, मतलब वो ये ओनली एक्सप्लिसिट के अंदर आएंगे। तो ये क्या है, अकाउंटिंग कॉस्ट के अंदर आते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, जैसे कि आपने केक बनाना है, मीन्स टू आप बेकर का काम कर रहे हो, आप उस बेकर की जगह आप कहीं जॉब कर सकते थे ना, तो जॉब कर सकते थे, उसकी जगह आपने केक बनाना शुरू किया, तो उसके लिए आपने क्या किया, कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गेन, जो आपने छोड़ दिया ना जॉब, वो बेस्ट, उसको छोड़ देने के बाद जो आपको मिला है वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो उसकी जितनी कॉस्ट थी, जैसे कि आपकी जॉब में आपको 20,000 रुपये मिल रहे थे, तो ये आपकी क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इसे अल्टरनेटिव कॉस्ट भी कहते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, एक्चुअल कॉस्ट जो एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लगाई जाती है। इम्प्लीसिट कॉस्ट मतलब डायरेक्ट कॉस्ट होती है, इसमें डायरेक्ट आप इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जब डायरेक्ट आपकी पेमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, जैसे कि आपको स्वयं को रिसोर्स लगाना, स्वयं की एम्प्लॉय है, जैसे कि आपकी एक शॉप है, तो आप क्या करोगे, उस शॉप पे काम कर रहे हो, तो उस काम कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, उसमें से सैलरी नहीं ले रहे ना उससे, आप क्या कर रहे हो, आप खुद ही उसमें इन्वॉल्व हो, तो ये आपकी इम्प्लीसिट कॉस्ट होती है। इकोनॉमिक्स कॉस्ट क्या होती है, जिसमें एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों शामिल होती है, और इसे हम प्राइवेट कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। सोशल कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट टू द सोसाइटी, मतलब सोसाइटी को जो टोटल कॉस्ट वे करनी पड़ती है, मतलब प्रोडक्शन करने के लिए जो पोल्यूशन हुआ है या नॉइज पोल्यूशन हुआ है, वो सभी सोशल कॉस्ट के अंदर आती है। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है, जो ओरिजिनल प्राइस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन में जब बोर्ड जब खरीदा जाता है, जब जो कॉस्ट होती है हिस्टोरिकल कॉस्ट उसे कहा जाता है। सिंक कॉस्ट एक हिस्टोरिकल कॉस्ट कैन नॉट बी रिकवर्ड, मतलब जो हिस्ट्री में लगा चुके हैं आप उसको किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, उसको आप रिकवर नहीं कर सकते। चाहे अब उस जो आपने खरीदा था, जो कोई मशीन खरीदी थी ना हिस्ट्री में, अब उस मशीन को चाहे आप बेच भी दोगे ने, तो भी उससे कुछ नहीं, इतना ज्यादा उसको मिलेगा नहीं जितना उसका आपने व्यय किया है पहले, तो उसे हम कहेंगे संक कॉस्ट के अंदर रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कॉस्ट के थ्योरीज। सबसे पहले ट्रेडिशनल थ्योरीज, फिर हम बात करेंगे इंजीनियरिंग कॉस्ट थ्योरीज, फिर हम बात करेंगे मॉडर्न थ्योरी, और लास्ट में हम बात करेंगे स्केल एविडेंस एंड रिलेवेंस। तो ट्रेडिशनल थ्योरी में एसी और एमसी क्या होते हैं, यू शेप के होते हैं। शॉर्ट रन, लॉन्ग रन और इनवेलप कर्व की इसमें बात करेंगे। इंजीनियरिंग कॉस्ट में क्या होती है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में आपकी इंजीनियरिंग कॉस्ट इसके अंदर शामिल होती है। मॉडर्न थ्योरी में
जो शॉर्ट रन कॉस्ट और लॉन्ग रन में एल शेप स्केल करो की बात की गई है। स्केल एविडेंस और रिलेवेंस में इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, इंफेरेंशियल स्टडीज और डिसीजन मेकिंग की यहाँ पर आप बात करते हो। तो यहाँ पर ट्रेडिशनल थ्योरी में जो शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में जो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट करो है, ये क्या होते हैं, यू शेप के होते हैं। जबकि मॉडर्न थ्योरी में जो लॉन्ग रन में जो कॉस्ट करो है वो एल शेप का होता है। आउटपुट बढ़ने से कॉस्ट कंटिन्यूसली फॉल करता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का इफेक्ट डिस इकोनॉमिक्स से ज्यादा होता है। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में क्या होता है कि आपका प्रोडक्शन जो है, आउटपुट है, वो बढ़ता है और बढ़ता है विद बेनिफिट के साथ है। लेकिन आपका आउटपुट एक टाइम पे इतना बढ़ जाए कि आप उसके लिए जो और मैनेजरियल कॉस्ट है वो ज्यादा होने लग जाए, ठीक है, जिसके कारण आपकी कॉस्ट इंक्रीज कर जाए, तो उसको हम डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल कहेंगे। मीन्स तो आपका प्रोडक्शन स्केल बहुत ज्यादा हो चुका है, अब उसमें मैनेजरियल कॉस्ट बहुत ज्यादा हो चुकी है, जिसके कारण आपकी कॉस्ट ज्यादा हो गई है, उसे डिस इकोनॉमिक्स के अंदर रखते हैं। तो अब शॉर्ट रन की बात करते हैं। तो शॉर्ट रन में टोटल कॉस्ट, यहाँ पर हम ट्रेडिशनल की बात करें ना, तो शॉर्ट रन में टोटल कॉस्ट की क्या बात है, टोटल कॉस्ट किससे बना है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का समेशन। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, एक मिनिमम एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस होता है या मैनेजर सैलरी होती है, मतलब इतना तो लगना ही लगना है, ये फिक्स्ड कॉस्ट है। चाहे आपका ऑपरेशन हो रहा हो, मतलब आपकी कंपनी चल रही हो चाहे नहीं चल रही हो, इतना कॉस्ट तो लगना ही है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है, ये पेमेंट होता है जो आपको लेबर को देना होता है, या रॉ मटेरियल का जो प्राइस होता है वो वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आता है। तो मीन्स टू आपका जो आउटपुट है, आपका आउटपुट ये है, अगर आप कुछ भी आउटपुट नहीं कर रहे हो तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट तो रहेगी, और फिक्स्ड कॉस्ट आप कोई भी आउटपुट कर रहे हो, आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो सेम रहेगी। आप देख सकते हो यहाँ पर आप, और यहाँ पर सेम देखने को मिलता है। वेरिएबल कॉस्ट में क्या देखने को मिलता है, वेरिएबल कॉस्ट में आप देख सकते हो कि आप जब एक आउटपुट कर रहे हो तो आप 0, आप दूसरा कर रहे हो तो आपका वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है 10। तो इसी प्रकार आपके आउटपुट बढ़ने के साथ आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती हुई देखने को मिलती है। और जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो चेंज होना है उसी के, और फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहता है, जब इन दोनों का सम कर दिया जाए टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट का इफेक्ट ज्यादा किसके कारण देखने को मिलेगा, वेरिएबल कॉस्ट के कारण, फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम रहती है। तो यहाँ पर आपको जो यहाँ पर जो ये ऑरेंज लाइन है, इसे आप कहेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और जो आपको स्काई कलर लाइन देखने को मिलती है इसे कहेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और इसे येलो कलर को आप कहेंगे टोटल कॉस्ट। तो ये तो आपकी फिक्स्ड है, ये तो आपके देख सकते हैं आप 10 ही है, फिक्स्ड है। और यहाँ पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहाँ से शुरू हो रही है, देखो ओरिजिन 0 से शुरू हो रही है, तो 0 से शुरू हो रही है। और जो टोटल कॉस्ट है वो कहाँ से शुरू हो रही है, टोटल कॉस्ट जो आपकी 10 से शुरू हो रही है, आप दे सकते हो। और जहां तक ये इस दोनों का समीशन के कारण क्या है कि ये टोटल कॉस्ट हमारी ज्यादा होगी इन दोनों से, क्योंकि इन दोनों का सम है ये तो ऊपर ही रहेगा। अब बात करते हैं एवरेज कॉस्ट की। एवरेज कॉस्ट में क्या होता है कि एवरेज कॉस्ट में एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का सम होता है। और एवरेज कॉस्ट टोटल कॉस्ट बाय द क्वांटिटी। मीन्स टू आप क्या कह सकते हो कि आपका टोटल प्रोडक्शन 10 हुआ है, ठीक है, टोटल कॉस्ट कितनी है 10, और आपको ने कितनी आउटपुट किया है, 2 आउटपुट किया है, तो टोटल कॉस्ट कितनी 10 और आउटपुट कितना है 2, तो यहाँ पर आ गया 5। मीन्स टू एवरेज कॉस्ट क्या दिखाता है, पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट, पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट को दिखा रहा है यहाँ पर। मीन्स टू आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है पर यूनिट, मतलब 5 में आपकी 1 यूनिट बन रही है, मीन्स टू ये है। तो ये चीज दिखाती है इसमें। यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास ये सभी आउटपुट दिए हुए हैं, और यहाँ पर AFC एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बाय क्वांटिटी, या अगर आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना हो तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय क्वांटिटी, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकलाएगा। जब इन दोनों को सम करती है तो एवरेज कॉस्ट आ जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हम इस लाइन को लेते हैं, यहाँ पर ये क्या है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, और यहाँ पर ये है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट
और यहाँ पर है ये एवरेज कॉस्ट। तो आप देख सकते हो कि जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो टाइम के साथ क्या होगी, वो कम होती चली जाएगी। मतलब वो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो कम होती जाएगी बिकॉज ऑफ दी आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है ना, प्रोडक्शन बढ़ रहा है क्योंकि आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट सेम है, टोटल कॉस्ट सेम है और आपका आउटपुट बढ़ रहा है, तो मीन्स टू ये आपका जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो कम होता चला जाएगा। लेकिन ये इस एक्सिस को टच नहीं करेगा, इसलिए इसी शेप को हम रेक्टेंगल हाइपरबोला के तहत भी देखते हैं एवरेज फिक्स्ड करो को। ठीक है, अब दूसरा देखो एवरेज फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट है। हम जानते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट में चेंज हो रहा है, आउटपुट में और चेंज हो रहा है, मीन्स टू आपका जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो उसमें चेंज होता हुआ हमें देखने को मिला, ये भी कम होता जा रहा है बट आउटपुट के बढ़ने के कारण। बट ये जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है उससे कम कॉस्ट में, मतलब उससे ज्यादा कॉस्ट लग रही है ना, तो देख सकते हैं ज्यादा कॉस्ट, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट तो कम होती चली जाएगी, एवरेज कॉस्ट देखो फिक्स्ड कॉस्ट कम होती चली जाएगी लेकिन ये कम होगी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगी। बट ये किस तरीके से कम होगी, ये इससे कम हो, इससे देखो जो इससे ज्यादा है कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा होगी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा होगी और एक टाइम पे देखो डिक्लाइन होते होते ये वापस बढ़ना भी शुरू कर जाती है। तो मीन्स टू आपकी जो एवरेज कॉस्ट है ये यू शेप का बनेगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और इफेक्ट ऑफ द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज मोर देन द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, सो यूर जो शेप है आपका एवरेज कॉस्ट का वो भी आपको यू शेप का ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पर दे सकते हो कि यू जो आपका ये है ये आपका एवरेज कॉस्ट है, बिकॉज दे सकते हैं एक टाइम पे कांस्टेंट भी रहता है बाद में बढ़ना भी शुरू कर जाता है, पहले देखते हैं डिक्लाइन होना शुरू होता है फिर ये कांस्टेंट हो जाता है और फिर अच्छे ये बढ़ना शुरू हो जाता है, इंक्रीजिंग हो जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो शॉर्ट टर्म में यू शेप कैसे है कि जो इंटरेक्शन होता है ना एवरेज फिक्स्ड और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का वो, और एक इसमें दूसरा एप्लीकेबल लॉ ऑफ द वेरिएबल प्रोपोर्शन इसमें काम कर रहा होता है, तो इस कारण एवरेज कॉस्ट यू शेप का देखने को मिलता है। अब बात करेंगे अब मार्जिनल कॉस्ट की, और मार्जिनल कॉस्ट के साथ हम एवरेज कॉस्ट का रिलेशनशिप देखेंगे कि एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो आप देख सकते हैं कि आपका प्रोडक्शन 5 से 10 हो गया, आपका प्रोडक्शन या आपका आउटपुट 5 से 10 हो गया, तो यहाँ पर आपका चेंज कितना आया 5 का। अब समझ लेते हैं आपकी कॉस्ट 10 लगती थी, अब तो आपकी कॉस्ट लगने लगी 20, तो इसमें चेंज कितने का आया 10 का। तो आपका जो चेंज इन टोटल कॉस्ट में जो चेंज है और जो चेंज है इन द क्वांटिटी में आउटपुट में, तो आउटपुट में चेंज कितना 5 का, टोटल कॉस्ट में चेंज कितने का 10 का, तो 5 से गया तो 2, तो आपका मार्जिनल कॉस्ट कितना आ गया 2 आ गया। तो यहाँ पर दे सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप वेरिएबल कॉस्ट भी करोगे ना, मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट करोगे बाय द क्वांटिटी में चेंज, तो भी आपका मार्जिनल कॉस्ट आप देखने को मिलेंगे, लेकिन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंज नहीं हो रहा ना, मतलब सॉरी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंज नहीं हो रहा ना, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में चेंज नहीं हो रहा, तो मीन्स टू यहाँ पर जीरो चेंज देखने को मिलेगा, मीन्स टू आपका मार्जिनल कॉस्ट जीरो। तो फिक्स्ड कॉस्ट डज नॉट चेंज विद आउटपुट के साथ चेंज नहीं देखने को मिलता। तो यहाँ पर ये हमारे पास आउटपुट है, यहाँ पर टोटल कॉस्ट है, यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट है। ठीक है, यहाँ पर हम जो ये लाइन है येलो लाइन है इसे हम लेते हैं एवरेज कॉस्ट और ये है मार्जिनल कॉस्ट। अब देखो क्या हो रहा है, दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है। देखो यहां से आप दे सकते हो कि आपका जो एवरेज कॉस्ट है ना, एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा है, यहां तक मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा है। एक पॉइंट पे यहाँ पर जहां पर आपका एवरेज कॉस्ट क्या है मिनिमम हो जाता है, वहां से एमसी करो इंटरसेक्ट करती हुई जाती है लाइन लोएस्ट पॉइंट पे, और यहां से देखो क्या एसी फॉलिंग, अगर एसी गिर रहा है एमसी, जो एसी तो गिर रहा था ना एसी गिर रहा है, लेकिन एमसी उससे ज्यादा गिर रहा है, एमसी से नीचे ना, इससे नीचे, तो एमसी ज्यादा गिर रहा है, देखो एमसी ज्यादा नीचे से गिर रहा है जब एसी गिर रहा है। लेकिन जब एसी मिनिमम होता है ना, यहाँ पर आपका एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट बराबर हो जाता है, और यहां से अब जाते हैं तो देख सकते हैं
कि जो आपका मार्जिनल कॉस्ट है ना ये ऊपर है, मीन्स टू आपका जब एसी एसी यहाँ पर भी राइज करना स्टार्ट करता है, एसी राइज करता है, लेकिन आपका मार्जिनल कॉस्ट उससे भी तेजी से राइज करता है। तो इससे आप क्या समझे, मार्जिनल कॉस्ट मीन्स टू प्रोडक्शन में चेंज हो रहा है, ठीक है। एवरेज कॉस्ट मीन्स टू आप समझो कॉस्ट में है, लेकिन आपकी कम कॉस्ट में आपका प्रोडक्शन ज्यादा होना स्टार्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल। तो ये चीज इसमें देखने को मिलती है जब रिलेशनशिप हम एवरेज कॉस्ट और मार्जिन कॉस्ट का देखते हैं। तो बात करते हैं अब लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट की। मीन्स टू ट्रेडिशनल में हम बात कर चुके हैं शॉर्ट रन की, अब ट्रेडिशनल के अंदर बात कर रहे हैं लॉन्ग रन की। तो लॉन्ग रन में क्या होता है कि एलटीसी लॉन्ग रन में क्या होता है कि लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट इज द मिनिमम कॉस्ट है एट विच जिसके ऊपर जो लेवल है आउटपुट का वो प्रोड्यूस किया जाता है। मतलब आप कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट का लेवल ला सकते हो लॉन्ग रन में। लॉन्ग रन में क्या होता है कि फर्म कैन प्रोड्यूस कर सकती है जो दिया हुआ आउटपुट है वो भी मिनिमम कॉस्ट में, सिंस इट हैज अ टाइम, उसको टाइम मिला होता है। किस चीज के लिए टाइम मिला होता है कि वो ऑप्टिमम प्लांट साइज को चुन सकते हैं और लिस्ट कॉस्ट फैक्टर प्रोपोर्शन को ले सकते हैं, फिर कौन सा कम कॉस्ट में आप ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो उस चीज को ले सकते हो। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो ये है कि जो लॉन्ग रन में जो कर्व फ्रॉम स्टार्ट होता है वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ये देख सकते हो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। और लॉन्ग रन है टोटल कॉस्ट में जो एक पॉजिटिव स्लोप है, ये क्या है, पॉजिटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप नहीं है। और यहाँ पर जो कॉस्ट है प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल, मतलब जो कॉस्ट राइज विद आउटपुट, मतलब जो आपका जो कॉस्ट है वो आउटपुट के साथ राइज करता हुआ देखने को मिलता है। ये देख सकते हैं पहले तो ये डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है ना, फिर ये क्या होता है कांस्टेंट हो जाता है और फिर वापस से इंक्रीज करने लगता है। मतलब ये इस तरीके की स्थिति है, पहले डिक्रीजिंग फिर कांस्टेंट फिर इंक्रीजिंग रेटेड, और ये स्टार्ट ओरिजिन से होता है। तो लॉन्ग रन में इस तरीके का शेप लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट का देखने को मिलते हैं। लेकिन जब लॉन्ग रन में एवरेज कॉस्ट की बात करते हैं ना, ये अब बात क्या है, शॉर्ट रन की बात करें, शॉर्ट रन में हमने बात कर ली है टोटल कॉस्ट की, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और इसमें एवरेज कॉस्ट। अब लॉन्ग रन में हम बात कर रहे हैं लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट की, अब लॉन्ग रन में दूसरी बात करेंगे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट की, ठीक है। अब लॉन्ग रन में एवरेज कॉस्ट कैसा होता है, देखो ये ट्रेडिशनल थ्योरी के अंतर्गत की है। तो इन्वेलप करो जैसा शेप बनता हुआ देखने को मिलता है। एलईसी सो दिखाता है मिनिमम पॉसिबल पर यूनिट ऑफ कॉस्ट प्रोड्यूसिंग डिफरेंट क्वांटिटीज आउटपुट इन द लॉन्ग रन। मतलब लॉन्ग रन में आप क्या कर सकते हो, पर यूनिट कॉस्ट है वो आपकी बहुत कम हो जाती है, आप उससे अलग अलग क्वांटिटीज डिफरेंट क्वांटिटीज आउटपुट की प्रोड्यूस करने लगते हो, और प्रत्येक में आपको एक शॉर्ट एवरेज कॉस्ट देखने को मिलता है प्लांट साइज के हिसाब से, और वो सभी आप इस लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के अंदर शामिल हो जाती है, जिससे इनवलॉप बनता है। और इसको एक प्लानिंग करो के नाम से भी हम जानते हैं। जैसे कि आपके पास ये जो रेलो लाइन है, ये आपके पास ये क्या है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है। इसमें अलग अलग आपके पास शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट देखने को मिलते हैं जो इसके अंदर ही शामिल है। तो यहाँ पर एलएसी है जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है, ये यू शेप का क्यों होता है, पहला कारण इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। इकोनॉमिक ऑफ स्केल में क्या होता है, लोग एक काम को करते रहते हैं तो अलग अलग काम में डिवाइड करने से उनके जो लेबर की स्पेशलाइजेशन बढ़ जाती है। टेक्निकल इकोनॉमिक्स आती है और इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिविजुअलिटी देखने को मिलती है। डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का क्या है, जो प्रोडक्टिविटी है वो गिरना स्टार्ट हो जाती है, एवरेज कॉस्ट बिगेन टू राइज करना शुरू हो जाता है। तो रिटर्न टू स्केल में क्या है, पहले इंक्रीजिंग होता है फिर कांस्टेंट होता है फिर डैमेजिंग होने लगता है। अब बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट की एंड रिलेशनशिप की। हम बात कर चुके हैं, देखो बात क्या है, ट्रेडिशनल थ्योरी के अंदर हम शॉर्ट रन में बात कर चुके हैं आप टोटल कॉस्ट की जो बात थी, एवरेज कॉस्ट की बात कर चुके हैं और मार्जिनल कॉस्ट की बात कर चुके हैं। अब लॉन्ग रन में आप क्या बात कर चुके हैं, टोटल लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट की बात कर चुके हैं और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट की बात कर चुके हैं। अब बात कर रहे हैं लॉन्ग रन में मार्जिनल कॉस्ट की क्या है।
तो लॉन्ग रन में मार्जिनल कॉस्ट है और रिलेशनशिप की बात करते हैं। तो लॉन्ग रन में मार्जिनल कॉस्ट चेंज इन टीसी, टोटल कॉस्ट में चेंज होता है लॉन्ग रन में ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ वन मोर या वन लेस यूनिट ऑफ वुड के कारण, मतलब चेंज होना। मार्जिनल कॉस्ट क्या दिखाता है? चेंज होना, चाहे वो यूनिट बढ़ा के हो चाहे कम करके हो, प्रोडक्शन में जो चेंज हो रहा है उसको लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। अब लॉन्ग रन में क्या होता है, देखो रिलेशनशिप क्या है इसमें। यहाँ पर जो है ना ये रेलो लाइन, इसे LAC दिखाएंगे, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। और जो ये आपके पास ये जो लाइन है ना, ये ऑरेंज लाइन, इसे आप लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कहेंगे। तो शुरुआत में क्या होता है कि जो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, मीन्स टू ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है ना, ये क्या है? ज्यादा है, देख सकते हैं ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट ज्यादा है शुरुआत में, ठीक है। और यहाँ पर LAC फॉल, मतलब यहाँ पर गिर रहा है ना, ये गिर रहा है ना, LAC फॉल गिर रहा है, ठीक है। अब LMC और LAC बराबर होता है जहाँ पर LAC इज मिनिमम, मतलब जहाँ पर, अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर LMC और LAC बराबर है, तो यहाँ पर बराबर है, तो यहाँ पर मिनिमम क्या है? LAC मिनिमम है। और ठीक है, अब बात करते हैं कि लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, ये लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इससे ज्यादा हो जाता है, मतलब ये जो देख सकते हैं कि लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से। लेकिन यहाँ पर क्या करता है, देख सकते हैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट भी बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। तो यहाँ पर सिचुएशन है लॉन्ग शॉर्ट रन मार्जिनल। तो शॉर्ट रन में क्या है, कॉस्ट वेरिएबल के कारण चेंज हो रहा है, लॉन्ग रन में सभी चीजों के कारण चेंज हो रहा है कॉस्ट में। और इसमें ऑप्टिमम पॉइंट पर जहाँ पर शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट दोनों इक्वल होते हैं, और जहाँ पर क्वांटिटी कम होती है आउटपुट से, तो मतलब जहाँ पर आपका लॉन्ग रन शॉर्ट रन मार्जिन कॉस्ट कम है लॉन्ग रन मार्जिन कॉस्ट से, और यहाँ पर शॉर्ट रन में चीपर होता है लॉन्ग, और शॉर्ट रन में कॉस्टियर होता है जब आपकी क्वांटिटी से आउटपुट ज्यादा है, मीन्स टू इस प्रकार। मॉडर्न थ्योरी की बात करते हैं हम, वहां पर हमारी ट्रेडिशनल थ्योरी का कंसेप्ट खत्म होता है, मॉडर्न थ्योरी की बात करते हैं जिसमें एल शेप की बात कर रखी है। ट्रेडिशनल थ्योरी में यू शेप की बात कर रहे थे, इसमें एल शेप की बात कर रही हैं। इसके इकोनॉमिक्स है स्टाइगलर, एंड्रूज, स्टारगेंट, फ्लोरेंस, फ्रीडमैन। उन्होंने आर्ग्यू किया है कि लॉन्ग रन कॉस्ट करो और एल शेप्ड, जो लॉन्ग रन में कॉस्ट करो है वो एल शेप होती है। प्रोडक्शन कॉस्ट गिरती रहती है कंटिन्यूसली विद इंक्रीज इन आउटपुट, आउटपुट में इंक्रीज होता रहता है लगातार। तो देख सकते हैं कि लॉन्ग रन में दो टाइप होते हैं, एक तो प्रोडक्शन कॉस्ट, एक मैनेजरियल कॉस्ट। तो फॉल गिरता रहता है कंटिन्यूसली, और टेक्निकली इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, मैनेजरियल कॉस्ट में राइज होता रहता है बट स्मॉलर होता है देन फॉल इन द प्रोडक्शन कॉस्ट से। इसका रीजन एल शेप के इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, लर्निंग इफेक्ट, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। तो each plant has a short run average cost, the tendency point tries to estimate of long run average cost। अब L shaped में long run average cost की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर दे सकते हैं कॉस्ट आपकी गिरती है, कॉस्ट गिरती है बिकॉज ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट का ऑप्टिमम यूज होने लगता है, सो आपकी फिर जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है वो गिरने लगती है। एट द वन पॉइंट के बाद क्या होता है कि आपकी जो कॉस्ट है वो एक लेवल पे चली जाती है बिकॉज ऑफ द बाइंग एंड द एडवर्टाइजिंग एंड द अदर थिंग्स विच मैनेज बाय द कंपनी। सो यहाँ पर मॉडर्न इकोनॉमिक्स में ये यहाँ पर कॉस्ट को ये मैनेज कर लेते हैं, एक टाइम पे कांस्टेंट स्थिति पे लेके चले जाते हैं। यहाँ पर दे सकते हैं कि जो आपका LAC है और LMC है, LMC आपका जो मैनेजरल कॉस्ट है वो हमेशा मॉडर्न थ्योरी के अनुसार वो अपने से थोड़ा सा नीचे रखते हैं ताकि वो एक सस्टेन्ड लेवल अपना बनाए रखे। तो इस चीज को कंसेप्ट मॉडर्न थ्योरी ऑफ द इकोनॉमिक्स ने दी है। तो यहाँ पर मॉडर्न थ्योरी के अंदर आपको स्यूशर शेप देखने को मिलता है शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व के अंदर। इन्होंने कहा है कि जो शॉर्ट रन में जो आपका शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट और शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व है वो स्यूशर शेप्ड होता है, मतलब इस तरीके का शेप होता है, एक प्लेट की तरह जो शेप है उस तरीके का होता है, ना कि पूरा यू शेप नहीं होता। और ये होता है रिजर्व कैपेसिटी के कारण जो प्लांट डिजाइन के दौरान बनाई गई है। तो यहाँ पर फ्लैट रिजर्व कैटेगरी जोन बिटवीन है कहाँ से क्या तक, Q1 से Q2 तक। यहाँ पर दे सकते हैं जो इनका जो गैप है ना, ये गैप
ये गैप इसके अंदर किसके अंदर आता है, रिजर्व कैपेसिटी जोन के अंदर आता है। रिजर्व कैपेसिटी जोन क्या है, बिटवीन क्यू एंड क्यू टू के अंदर कॉस्ट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, बिकॉज द फर्म एक स्पेयर एक रिजर्व रखती है कैपेसिटी बिल्ड इनटू द प्लांट्स बियॉन्ड Q2 cost rise sharply as the firm approach full capacity का यूज करती, तो आपका कॉस्ट क्या होता है, डिक्लाइन होता है, फिर कॉस्ट को एक स्थिति पे ले जाते हैं, कांस्टेंट स्तर पर ले जाते हैं, फिर आपकी कॉस्ट वापस से इंक्रीज करना स्टार्ट कर देती है। दिस इज द कॉल्ड द शूसर शेप्ड। अब लॉन्ग शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व में की डिफरेंस क्या है, प्रोडक्शन का जो फैक्टर है इसमें फिक्स्ड रहते हैं, मतलब सेम वेरिएबल रहते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में आप वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर सकते हो ना। रिलीवेंट कॉस्ट कैसी है, शॉर्ट रन में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट की बात करते हैं, जबकि लॉन्ग रन में आप लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन में मार्जिनल कॉस्ट, और इसमें फिक्स्ड कॉस्ट का जिक्र नहीं करते हम। शेप कैसा है ट्रेडिशनल के अंदर, इसमें यू शेप होता है ड्यू टू द एएफसी और एवीसी इंटरेक्शन के कारण और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कारण। इसमें यू शेप होता है, इनवलप कर्व होता है, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक्स और डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल शामिल होती है। मॉडर्न थ्योरी के अंदर शॉर्ट रन लॉन्ग रन की बात करते हैं, जिसमें एल शेप या इन्वर्टेड जे शेप की होते हैं। फर्म फ्लेक्सिबिलिटी इसमें कैन नॉट प्लांट साइज नहीं चेंज करते शॉर्ट रन के अंदर, लेकिन इसमें ऑप्टिमम प्लांट साइज और लिस्ट कॉस्ट इनपुट मिक्स को ले सकते हैं। रिलेशन एट ऑप्टिमम इनपुट के अंदर यहाँ पर शॉर्ट मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट एट ऑप्टिमम क्यू के ऊपर बराबर होते हैं, और लॉन्ग रन में आपके पास शॉर्ट मार्जिनल कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट से कम होता है बिफोर क्यू से, या आपका हो सकते हैं क्यू के बाद आपका दे सकते हैं कि शॉर्ट रन में मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट से। नेचर ऑफ द कर्व में दे सकते हैं, इसमें मल्टीपल एसएससी एसएमसी कर्व होते हैं, वन पर प्लेट, और इसमें सिंगल एलएससी एलएमसी कर्व एक इनवलपिंग शेप में पाया जाता है। तो कंक्लूजन कह सकते हैं कि वॉटसन के द्वारा एक उच्चतम स्पष्ट दृष्टिकोण लिया गया है कॉस्ट एंड प्रोडक्शन थ्योरी के लिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण इंपोर्टेंस योगदान देता है बिजनेस के डिसीजन लेने के लिए और एंटी मोनोपोली पॉलिसी के लिए, गवर्नमेंट के लिए। शॉर्ट रन में दे सकते हैं कि हम बात करके आए थे कॉस्ट कर्व की, जैसे कि टीसीएसी एमसी जो यू शेप के होते हैं ड्यू टू इंटरेक्शन द फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट के कारण एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कारण, जबकि लॉन्ग रन में जो सभी फैक्टर वेरिएबल होते हैं उसके कारण चूज कर सकते हैं कि ऑप्टिमम साइज ऑफ प्लांट, और एक इनवलप कर्व होता है ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर, और एल शेप एल सी अंडर होता है मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट के अंदर, जो रिफ्लेक्ट करता है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का डोमिनेंस है किसके ऊपर, डिस इकोनॉमिक्स ऑफ आउटपुट एक्सपेंड के ऊपर। तो थैंक यू।